चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पोषण और पोषण की विधियां पढ़ी थी। दो प्रकार के पोषण थे, स्वपोषी, विषम पोषी, ठीक है। और उसी वीडियो में हमने प्रकाश संश्लेषण को भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले मनुष्य में पोषण, ठीक है। तो मनुष्य में पोषण किस पे क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए पाचन। पाचन क्या होता है, भोजन विभिन्न घटकों जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवणों से मिलकर बना होता है। अब ये किस से प्राप्त हमने पिछली वीडियो में बताया। इस वीडियो में बता रहे हैं हम आपको प्रोटीन सभी दालों, सभी प्रकार के दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। वसा जैसे कि दूध, अंडा, घी, तेल, मसालों से, तेल से क्या मिलता है, हमें वसा मिलती है। और विटामिन हमें सब्जियों से तथा फ्रूट से, खनिज लवण भी हमें सब्जियों से तथा फ्रूट से अधिक मात्रा में मिलते हैं क्या, ठीक है। भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए पाचन तंत्र। पाचन की प्रक्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र कार्य करता है, जिसमें अनेक अंग व ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं क्या, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये पाचन तंत्र कहलाएगा। अब आ रहा है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र देखना है इसमें फर्स्ट आहार नाल। आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ये मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली रहती है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, देखिए कैसे, मुख तथा मुख गुहा। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, मुख होता है, और अंदर वाला पार्ट क्या होता है, मुख गुहा होती है क्या। ग्रसनी, फिर यहाँ से ग्रसनी आ जाएगी, चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो ग्रसनी। फिर उसके बाद ग्रसिका, इसको ग्रास नाली बोलते हैं। फिर आमाशय आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर शुद्रांत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय गुदा द्वार तक, ये छोटी आंत है पूरी। फिर ये बड़ी आंत होगी, और लास्ट वाले हिस्से को अपन क्या बोलेंगे, गुदा द्वार बोल देंगे, ठीक है। अब आ रहा है पाचन अंग। पाचन अंग में भी सेम यही है, ठीक है। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और पाचन ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि है, फिर यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि है क्या। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाचन तंत्र का डायग्राम है ये, मानव पाचन तंत्र। आहार नाल, देखिए आहार नाल क्या होता है, सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। अब सभी अंग मिलकर मतलब कि इसमें वो हार्ट वगैरह, फेफड़े वगैरह नहीं लिखने अपन को, जैसे मुख से लेकर मल द्वार तक के सभी अंग मिलकर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि मुख से मल द्वार तक या मुख गुहा से, है ना, सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर गुदा द्वार तक जाती है। यह करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोषक नाल भी बोलते हैं। आहार नाल को अपन क्या बोलेंगे, पोषक नाल भी कहते हैं। आहार नाल के कार्य देखिए तो आहार नाल के प्रमुख 3 कार्य हैं, जिस प्रकार से कि आहार को सरलीकृत कर पचाना। भी आहार जो भी अपन भोजन के रूप में ले रहे हैं उसको क्या करना है, सरल रूप में करना है, फिर उसका क्या करना है, पाचन करना है क्या। फिर पचित आहार का, जो भी भोजन हमारे शरीर में पच चुका है, उस आहार का क्या करना है, अपन को अवशोषण करना है। फिर आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, ठीक है। मुख से शुरू होकर कहाँ जाएगा, वो एंड में मल द्वार तक पहुंचा देगा उसको। तो ये थे आहार नाल के कार्य। अब देखिए मुख तथा मुख गुहा। आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। मुख 2 मांसल होठों से घिरा रहता है, ठीक है। मुख में ऊपर नीचे क्या होते हैं, 2 मांसल होठ रहते हैं, जो मुख को खोलने तथा बंद करने व भोजन को पकड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं क्या। मुख आगे जाकर एक कटोरीनुमा संरचना में खुलता है, ठीक है। मुख आगे जाकर क्या होता है, कटोरीनुमा संरचना में खुलता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मुख गुहा। मुख गुहा में ही चारों ओर गति कर सकने वाली जीवा पाई जाती है। मुख गुहा के ऊपर कठोर तालु तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं क्या। जैसे कि आप आपके जीभ को ऊपर की ओर टच करेंगे तो आपको क्या है, कठोर संरचना का अनुभव होगा। तो ये क्या है, आपके कठोर तालु है। और उसी जीभ को आप फिर नीचे टच करेंगे तो आपको सॉफ्ट सा टच होगा क्या, तो वो क्या है, आपके कोमल तालु होते हैं, ठीक है। देखिए जीवा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जुड़ी होती है। ये इस पे मैंने टिक किया है यहाँ पे, तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखना कि हमारी जीभ किससे जुड़ी होती है, फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जुड़ी रहती है क्या। मुख के ऊपर व नीचे के जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे के अंदर स्थित होते हैं। इस सांचे को अपन क्या बोलते हैं, मसूड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मसूड़ा कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में दांतों की व्यवस्था गर्तदंती, जिस प्रकार से कि ये आपका ऊपर वाला हिस्सा था क्या, आपका दांत हो गया,
ठीक है। और ये जिसमें उसको अपन क्या बोल देंगे, मसूड़ा, और ये इसके अंदर इस प्रकार से रोपित है तो गर्त के रूप में है, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, गर्तदंती। वह द्विबार दंती होती है। द्विबार दंती का मतलब होता है हमारे जीवन काल में 2 बार दांत का आना, क्या कहलाते हैं, द्विबार दंती होते हैं। ठीक है। अब दांत है, दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं। ठीक है। पहले वाले होते हैं अस्थायी दांत, जिनको हम क्या बोलते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं, और एक होते हैं स्थायी दांत। तो देखिए हमारे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृतनक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इंसाइजर, इसको बोलते हैं कैनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, इसको बोलते हैं मोलर। ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है, 4 नीचे और 4 ही ऊपर। ये रत्नक, इनकी संख्या 2 होती है। जो हमारे नुकीले जो दांत होते हैं वो ये होते हैं क्या, ठीक है। और ये जो क्या है आगे के 4 दांत होते हैं क्या, ये कुतरने के काम आते हैं भोजन को। ठीक है। ये क्या है, चीरने फाड़ने के काम आते हैं, इसलिए रत्नक दांत मांसाहारी जीवों में ज़्यादा बड़े होते हैं क्या। अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों का काम क्या होता है, चबाने का होता है। ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 6 होती है। इसका एक सूत्र होता है 21-23-21-23, ये इसको दंत सूत्र के नाम से भी अपन जानते हैं क्या। ये सब जोड़ी के अंदर है, जैसे कि 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। ठीक है। 2 जोड़ी में 4 होते हैं, 1 में 2, 2 में 4 और 3 में 6। तो ऊपर के में 16, नीचे भी क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो 16, 16, 32, ये इसकी पूरी व्यवस्था है क्या। इसी में मैंने इनके कार्य भी बता दिया आपको। अब आता है आपके ग्रसनी। मुख गुहा आगे जाकर कुप्पी नुमा संरचना में खुलती है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी से होकर भोजन ग्रास नाल में तथा वायु श्वास नाल में जाती है। ग्रसनी के अग्रभाग में श्वास नाल तथा पश्चिम भाग में क्या होता है, ग्रास नाल होता है। अग्रभाग में क्या होता है इसके, श्वास नाल, और पश्चिम भाग में क्या होता है, ग्रास नाल होता है या ग्रास नली होती है। ग्रसनी अपनी संरचना से यह निश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में वो वायु ग्रास नाल में प्रवेश ना कर सके। ठीक है। कि ग्रसनी अपनी संरचना से यह निश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में तथा वायु ग्रास नाल में प्रवेश ना कर सकेगा। ठीक है भाई, भोजन का काम है ग्रास नाल में जाने का तो उसमें जाएगा, और श्वास का काम है श्वास नाल में जाने का तो उसी में जाएगा क्या। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी क्या। अगला टॉपिक आपके ग्रसी का, जिसे ग्रास नली या ग्रास नाल भी हम बोलते हैं। ग्रसी का एक सक्रिय पेशीय नली है जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह ग्रसनी से प्रारंभ होकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य कार्य भोजन को आमाशय तक पहुंचाना होता है। क्या होता है इसका कार्य, भोजन को आमाशय तक पहुंचाना होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है। ग्रास नाल में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से स्त्रावित श्लेष्मा भोजन को क्या है, लसदार बनाता है ताकि उसको आगे गति करने में सहायता प्रदान हो सके। ग्रास नाल में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार की गति प्रदान करती है, जिसे क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, जिसके कारण भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला या ढक्कन होता है, जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं क्या। भोजन को निगलने के बाद यह पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकता है क्या। ठीक है। अगला टॉपिक है आपके आमाशय। देखिए हमने आमाशय का डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, आप इससे बेटर भी बना सकते हैं। ठीक है। ऊपरी आमाशय के ऊपर कौन आता है, ग्रास नली आ रही है। ठीक है। ग्रास नली के जस्ट बाद यहाँ पे ग्रास नली अवरोधनी होती है। फिर इसके 3 पार्ट आ जाएंगे, जठरागम भाग है, इंग्लिश में इसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं अपन। फिर फंडिस भाग, ये जठर निर्गमी भाग या पाइलोरिक भाग। इसके बाद इसमें जठर निर्गमी अवरोधनी होती है, जो क्या है, भोजन एक बार यहाँ से जब इधर चला जाएगा तो ये ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है क्या। ठीक है। और ये एक ही दिशा में खुलते हैं दोनों के दोनों। जब भोजन उधर से आएगा तो ये बंद हो जाएगा, और जब यहाँ से चला जाएगा तो इसको बंद कर दिया जाएगा क्या। ठीक है। और इसके बाद इसमें ग्रहणी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रहणी छोटे हाथ का फर्स्ट भाग होता है क्या। देखिए ग्रास नली आगे जाकर जे आकार के थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय ग्रास नाल व ग्रहणी का मध्य भाग है। ये ग्रास नली है और एक ग्रहणी, इसके मध्य का पार्ट क्या है, आमाशय होता है। मध्य का पार्ट आमाशय होता है। आमाशय ग्रास नाल ग्रहणी के मध्य का पार्ट है। यह उदर गुहा के बाईं हिस्से में, मतलब कि लेफ्ट साइड में स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है जो कि 1 से 3 लीटर तक आहार को धारण कर सकता है क्या। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला है जठरागम भाग या कार्डियक पार्ट इसे बोलते हैं। फिर फंडिस भाग और जठर निर्गमी भाग या पाइलोरिक पार्ट। ठीक है। आमाशय में 2 अवरोधित पेशियां पाई जाती है। अब देखो आप इसको डायग्राम से ही याद करके इन सबको लिख सकते हो भाई, इसमें ये पाए जाते हैं क्या। ठीक है। जठर निर्गमी
अवरोध, ग्रास नलिका अवरोधनी और जठर निर्गमी अवरोधनी, 2 प्रकार की पाई जाती है। अगला है आपके छोटी आंत। देखिए छोटी आंत पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत में पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई 5 से 7 मीटर तक होती है। क्या आहार नाल के इस अंग के द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है, क्योंकि यह सक्रिय व उलझी हुई होती है, जिस कारण भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। एक इसके लंबाई के कारण और एक इसके आकार आकृति के कारण भी इसमें सर्वाधिक पाचन होता है। छोटी आंत के भी 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से? एक तो ग्रहणी, फिर अग्रशुद्रांत व शुद्रांत। तो ये थी आपकी छोटी आंत। इसके बाद आ रहा है आपकी बृहदांत या बड़ी आंत। शुद्रांत आगे जाकर बृहदांत से जुड़ता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा अपचित भोजन को मल द्वार से बाहर त्याग दिया जाता है। क्या मनुष्य में बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, अंडनाल, बृहदांत और मलद्वार। बृहदांत के 4 पार्ट होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही व सिग्माकार। ठीक है। मलद्वार मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग है। यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर भाग को गुदाद्वार कहा जाता है। गुदाद्वार मलद्वार के सहारे बाहर की ओर खुलता है। मलद्वार पर आकर आहार नाल क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मलद्वार पे आगे आहार नाल पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। गुदा नाल में 2 संवर्णी व बही 2 संवर्णी पेशियाँ पाई जाती हैं, बही और अंतःसंवर्णी पेशियाँ। पचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को संवर्णी पेशियाँ नियंत्रित करती है। देखना कि यहाँ से भोजन को कौन बाहर निकाल रहा है? संवर्णी पेशियों के द्वारा क्या हो रहा है? नियंत्रण हो रहा है। इसके बाद है आपके पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथियाँ देखना, फर्स्ट लार ग्रंथि। लार एक सिरमित तरल होता है या तत्व है तथा चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। सिरमित तरल मतलब ये बिल्कुल लिक्विड जैसा रहेगा, पानी जैसा, और श्लेष्मा एक है चिकना पदार्थ रहेगा। क्या ठीक है। सिरमी भाग भोजन को गीला करता है। यह भोजन को क्या करेगा? सिरमी भाग गीला करता है तथा श्लेष्मा स्नेहक के रूप में भी कार्य करता है, मतलब अपने ग्रसन कम करेगा और इसको चिकना बनाएगा। क्या लार के प्रमुख कार्य? लार भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करता है। तो मुख में किसका पाचन होता है? स्टार्च का। ठीक है। भोजन को चिकना कर उसे घुलनशील बनाती है कौन? लार। दांतों तथा मुख गुहिका व जीभ की सफाई भी कौन करती है? लार करती है। क्या मनुष्य में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखना, कर्णपूर्व ग्रंथि, यह तरल का स्त्रवण करती है तथा गालों में पाई जाती है। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड या पानी का ही स्त्रवण होगा। क्या अगला रहा है अधोजम ग्रंथि। यह मिश्रित ग्रंथि है जिसमें तरल तथा श्लेष्मा का स्त्रवण होता है। यह ग्रंथि क्या करेगी? तरल का भी स्त्रवण करेगी तथा श्लेष्मा का भी स्त्रवण करेगी। और अधोजीवा ग्रंथि ये क्या है? गालों के, ये जीवा के नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। क्या अगला है अग्नाशय ग्रंथि। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात यह हार्मोन व एंजाइम दोनों का स्त्रवण करती है। देखो, अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगॉन तथा बहिःस्रावी अग्नाशय रस का स्त्रवण करती है। अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगॉन तथा बहिःस्रावी ग्रंथि किसका करती है? अग्नाशय रस का स्त्रवण करती है। भाई अंतःस्रावी ग्रंथि किसका करेगी? इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन का करेगी। क्या और बहिःस्रावी ग्रंथि किसका करेगी? अग्नाशय रस का स्त्रवण करेगी। यह 6 से 8 इंच लंबी यू आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या होते हैं? सहायक होती है। ये क्या करते हैं? एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होती हैं। क्या इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन दोनों हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को ग्लूकेगॉन तथा इंसुलिन हार्मोन क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। यकृत ग्रंथि, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायाफ्राम के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार ग्रंथि है। मतलब कि ये क्या है? इस प्रकार की। देखो आप चित्र में दिख रहा होगा, सामने से देखने पर ये 2 भागों में ये एक पार्ट इसका ये है यहाँ से यहाँ तक, और एक पार्ट इसका पूरा ये इस प्रकार से। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ, ये 2 भागों में दाएं बाएं पालियों में नजर आता है। यकृत करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयों से निर्मित होती है, जिन्हें यकृत पालिया कहा जाता है। जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? यकृत पालिया कहते हैं। यहाँ पित्तरस का निर्माण होता है। कहाँ पे? यकृत द्वारा ही क्या होता है? पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस को यकृत व पित्तवाहिनी द्वारा पित्ताशय में भेजा जाता है।
पित्ताशय पितरस का संग्रहण व भंडारण करता है। सिर्फ और सिर्फ पित्ताशय का काम क्या है, जो पितरस बना है, ठीक है, उसका संग्रहण तथा भंडारण का कार्य ही पितरस का होता है। बाकी पितरस का निर्माण कहाँ पे होगा, यकृत द्वारा होता है क्या। पित्ताशय में इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, संग्रहण होता है क्या। ये डायग्राम भी आपको बनाना है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो। इसमें अग्नाशय है, ये इधर संवहनी पेशे आ जाएंगी, ये आमाशय हो गया, ये यकृत, और यहाँ पे पित्ताशय हो गया, ठीक है। यकृत में क्या किया जाएगा, पितरस को निर्माण किया जाएगा, फिर इसको यहाँ से इसमें भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में